मित्रों नमस्कार, मैं दिलीप पांडे। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। मित्रों, एक बहुत ही मशहूर कहावत है या मुहावरा कहें, तू डाल डाल मैं पात पात। आज सुप्रीम कोर्ट में बिल्कुल कुछ ऐसा ही नज़ारा देखने को मिला, जहां एक के बाद एक आज ममता के वकीलों और ईडी की तरफ से ज़बरदस्त बहस हो रही थी। बहुत ही तीखी बहस हो रही थी और इस बहस के बाद सुप्रीम कोर्ट ने अपना आदेश भी सुनाया है, अपना निर्देश भी दिए हैं उन्होंने, और इसके ऊपर अब जल्द ही आगे एक्शन लिया जाएगा। लेकिन इस पूरे मामले में जो बहस हुई है उसके प्रमुख कौन कौन से बिंदु रहे और किन मामलों पर ममता बनर्जी के वकीलों के पास कोई जवाब नहीं था, किस तरह से आज सुप्रीम कोर्ट ने ममता को एक तरह से ममता सरकार को फटकार भी लगाई है, पूरे जो पश्चिम बंगाल का जो प्रदेश है उसकी स्थिति को अराजक तक कह दिया है। तो ये जो पूरा मामला है इसके ऊपर आज थोड़ी सी हम बात करते समझते हैं कि आखिर सुप्रीम कोर्ट के अंदर क्या हुआ है। तो देखिए, सबसे पहली बात तो ये कि सुप्रीम कोर्ट का जो रूम नंबर 4 है वहाँ पे प्रशांत मिश्रा और विपिन पंचोली की जो अदालत है, जो बेंच है, वो इस पर सुनवाई कर रही थी। और सबसे पहले ईडी की तरफ से ईडी के वकीलों को बोलने का मौका मिला। तुषार मेहता पैरवी कर रहे थे और तुषार मेहता ने सबसे पहले उन्होंने मर्म पर चोट की, यानी जो पश्चिम बंगाल के अंदर जो अराजक स्थिति बनी हुई है, सबसे पहले इन्होंने उसी पर चोट की। और उन्होंने ये कहा कि किस तरह से जब ईडी अपना केस लेकर के 8 जनवरी को कलकत्ता हाई कोर्ट में गई तो वहाँ पे जो शुभ्रा घोष की एकल बेंच थी जिसको कि ये मामला सुनना था, उसके सामने वहाँ पर टीएमसी के लोगों ने इस तरह से हुड़दंग मचाया कि जो शुभ्रा घोष थी, जो जज साहिबा थी, उनको ये कहना पड़ा कि भाई इस तरह तो सुनवाई हो नहीं पाएगी, हम बाद में सुनवाई करेंगे। 14 जनवरी की डेट दे दी गई थी। तो इस पर जो कपिल सिब्बल, अभिषेक मनु सिंघवी जो कि पैरवी कर रहे थे ममता सरकार की, उन्होंने ये कहा कि दरअसल ये तो जनता का आक्रोश था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो टिप्पणी की गई वो टिप्पणी बहुत महत्वपूर्ण थी और उस टिप्पणी में कहीं ना कहीं एक फटकार लगाई गई ममता बनर्जी को। सुप्रीम कोर्ट ने इस पर यह कहा कि पूरी तरह से उच्च न्यायालय को, हाई कोर्ट को एक जंतर मंतर की तरह बना देना, उसको पूरी एक भीड़ बना देना, ये अपने आप में उन्होंने कहा कि बहुत गलत है। उन्होंने इसकी निंदा करी। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट इसके बाद जो उठा वो ये उठा कि आखिर क्या वजह थी कि खुद वहां पे मुख्यमंत्री को आना पड़ा। यानी कि 8 जनवरी की जो पूरी घटना हुई थी, जिसमें कि किस तरह से ममता बनर्जी पूरे दलबल के साथ में पहुंच गई और वहां पे पहुंच करके उन्होंने जो सबूत थे ईडी के, उन सबूतों को, वहां पे 3 लैपटॉप, मोबाइल, एक हरी फाइल, इन सब दस्तावेजों को छीन लिया। तो इस पर ईडी ने साफ साफ ये कहा कि ये कोई साधारण मामला नहीं है, ये सीधे सीधे विशुद्ध रूप से चोरी है, विशुद्ध रूप से ये साक्ष्यों को मिटाना है, ये विशुद्ध रूप से एक डकैती है और बीएनएस की 17 धाराओं में केस दर्ज करने की मांग, एफआईआर दर्ज करने की मांग वो ईडी की तरफ से की गई है। अब इस मामले पर जो ममता बनर्जी की तरफ से वकील खड़े हुए, अभिषेक मनु सिंघवी, कपिल सिब्बल, उनकी तरफ से ये कहा गया कि दरअसल ये कोई चोरी डकैती नहीं है। दरअसल ये सीधी सीधी बात ये है कि इसमें कुछ ऐसे गोपनीय दस्तावेज थे जिसमें कि चुनाव संबंधी कुछ जानकारियां थी। जो चुनाव होने जा रहा है 2026 के, अभी आप जानते चुनाव होने वाला है पश्चिम बंगाल में, तो उसको लेकर के जो संवेदनशील जानकारियां थी, चुनाव कहां कैसे लड़ेंगे, उसको लेकर के जो इंफॉर्मेशन थी, उसकी फाइल को ईडी जब्त कर रही थी, इसलिए उसको यहां पे लिया गया। तो इस पर जो है सुप्रीम कोर्ट ने जो कपिल सिब्बल एंड कंपनी है उसका पक्ष नहीं माना। इस पर उन्होंने ये कहा कि जो आरोप ईडी ने लगाए हैं वो आरोप अपने आप में, मैं समझता हूं कि उन्होंने कहा कि बहुत ही गंभीर आरोप अपने आप में। इसके बाद ईडी के वकीलों की तरफ से यह कहा गया कि भाई ये बात समझ में नहीं आती है कि अगर वहां पे सीएम को मौजूद रहने की क्या आवश्यकता थी। यानी कि 8 जनवरी को जब ईडी अपनी छापेमारी कर रही थी तो वहां पे इसकी क्या आवश्यकता थी कि खुद ममता बनर्जी वहां पहुंच जाएं और आकर के पूरे एक तरह से जांच को, तलाशी अभियान को प्रभावित कर दें। तो इस पर जो है उन्होंने ये कहा कि ईडी ने कि ये सीधे सीधे भीड़ तंत्र है कि सीएम जो है वो पूरे वहां पे अपने पूरा दल बल के साथ वहां पे डीजीपी और एसपी सबको लेकर के वहां पहुंच गई। तो आखिर ये क्या चाहती हैं, आखिर ये क्या चाहती थी वहां पे, ये पूरा भीड़ तंत्र वहां पे क्यों उन्होंने किया। तो इसको लेकर के
साफ साफ ये कहा गया भाई ममता के वकीलों की तरफ से कि दरअसल वो एक राजनीतिक दल की अध्यक्षा हैं और उनका जो काम है वो अपने जो उनके सारे डॉक्यूमेंट्स है उसको संभालना है, उसको सहेजना है। हालांकि अभी तक भी ये समझ में नहीं आ रहा है कि वो आईपीएसी जो है वो तो एक प्राइवेट कंपनी है और उसका क्या आखिर लेना देना है टीएमसी के साथ में, ये भी अपने आप में बड़ा सवाल है जिस पर अभी लेकिन इस बिंदु पर अभी भी सुप्रीम कोर्ट ने कोई टिप्पणी नहीं की है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट पहले ये जानना चाहता है कि आखिर जो सारे 3 लैपटॉप, एक मोबाइल और जो फाइल्स वो ले गई हैं आखिर उन फाइल्स में क्या है। जब ये जानकारी सामने आएगी उसी के बाद इस विषय पर वो अपनी कोई ठोस राय सुप्रीम कोर्ट रखेगा। अभी इस विषय पर, इस बिंदु पर पक्ष विपक्ष सुनने के बाद सुप्रीम कोर्ट चुप रहा। बड़ी बात यह है वहां पर कि जो जांच की मांग है, यानी कि सीधे सीधे जो ईडी है उसकी तरफ से यह कहा गया है कि हमें अब राज्य मशीनरी पर कोई भरोसा नहीं है, यानी हमको पश्चिम बंगाल की सरकार पर, पश्चिम बंगाल की पुलिस पर कोई भरोसा नहीं है। अब जो जांच है वो सीबीआई करे, यानी जांच जो है वो सीबीआई को करनी चाहिए, क्योंकि हम किसके पास जाएं अपनी बात को लेकर के। अगर हम हाई कोर्ट जाते हैं वहां हंगामा होता है, अगर हम पश्चिम बंगाल जाते हैं वहां हमारे साथ मारपीट की जाती है, हंगामा होता है। अगर हम डीजीपी के पास जाएं कि हमारा केस दर्ज करो, तो भाई डीजीपी क्या केस दर्ज करेगा, डीजीपी तो खुद ही उनका आदमी है। तो ऐसी स्थिति में ईडी ने यह कहा कि भाई इस पर जो है सीबीआई ही इस पर जांच करे और दूसरा कोई नहीं। इस पर ममता के वकीलों की तरफ से यह तर्क दिया गया है कि सीबीआई का इस्तेमाल अगर बीजेपी सरकार करती है तो वो सिर्फ और सिर्फ कुछ नहीं, एक और पॉलिटिकल टूल, एक राजनीतिक टूल बनकर रह जाएगा, इससे और कोई लाभ नहीं होगा। लेकिन इस मुद्दे को बहुत ही गंभीरता से लेते हुए जो मांग उठाई ईडी ने, सुप्रीम कोर्ट ने इस पर एक बाकायदा पूरा नोटिस जारी कर दिया है। पश्चिम बंगाल की सरकार को नोटिस जारी किया गया है कि जिस तरह से 8 जनवरी को छीना झपटी हुई है, जो तलाशी में जांच में बाधा डाली गई, क्यों ना इस मामले की पूरी एक सीबीआई इंक्वायरी अलग से की जाए। इसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश सुनाया है कि इस पर जो है सीबीआई जांच की जाए कि ना की जाए, इस पर लेकर के आपको जवाब देना पड़ेगा। यानी कि आदेश ये सुनाया कि भाई आप जवाब दीजिए, इस पर निर्देश दिया है कि आप 2 हफ्ते में जवाब दीजिए पश्चिम बंगाल में ममता सरकार को। अब इस पर जो है वो अब जवाब देना होगा। इसके अलावा एक और बड़ी महत्वपूर्ण बात यह है कि जो ईडी की तरफ से कहा गया कि जो पुलिस वहां पे मौजूद थी, यानी कि जब ईडी अपना काम कर रही थी तो आखिर क्या वजह थी कि वहां पे डीजीपी पहुंच गए, पुलिस पहुंच गए, और उन्होंने ये कहा ईडी ने कि आखिर जब ममता बनर्जी ये छीना झपटी कर रही थी तो क्या डीजीपी का और वहां पे जो एसपी थे, क्या उनका दायित्व तो नहीं था कि वो मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को ये सब करने से रोकते। लेकिन उन्होंने ये सब कुछ नहीं किया, बल्कि वो बिल्कुल मूक दर्शक वहां बने रहे। इसका मतलब ये है कि जो पुलिस है वो भी पूरी तरह से ममता बनर्जी का वहां पर साथ दे रही थी। अब इस पर जो ममता बनर्जी के वकील हैं कपिल सिब्बल और अभिषेक मनु सिंघवी, उनकी तरफ से इस पर यह कहा गया कि दरअसल ये सीधी सीधी बात इसमें यह है भाई कि वहां पे पुलिस को और डीजीपी को पहुंचने की जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि वहां पे कानून व्यवस्था का विषय हो गया था, कानून व्यवस्था को संभालने के लिए वहां पे जाना पड़ा। अब ऐसे में सवाल ये भी उठेगा बाद में कि भाई आखिर वहां पे जब शांतिपूर्वक अपनी जांच चल रही थी तो उसमें ऐसी कौन सी वहां पे कानून व्यवस्था खराब हो गई कि वहां पे अचानक डीजीपी पहुंच गए, अचानक एसपी वहां पे पहुंच गए। तो जाहिर सी बात है कि इस पर भी अभी जो है एक नोटिस जारी कर दिया है डीजीपी को और एसपी को, पश्चिम बंगाल की पुलिस को, सुप्रीम कोर्ट ने कि भाई आखिर ये बताओ कि वहां पे ऐसी कौन सी बवाल हो रहा था, तलाशी चल रही थी वहां, ऐसा क्या तुमने बवाल देखा कि तुम वहां पहुंच गए सबको लेकर के, ऐसे वहां क्या कानून व्यवस्था को खराब किया जा रहा था। तो इस पर भी जवाब जो है पूरी तरह से अब वहां पे राज्य पुलिस को देना पड़ेगा। सबसे बड़ी बात यह है कि ये पूरा मामला जो है अब एक अधिकार क्षेत्र, यानी कि किसके अधिकार में क्या कार्रवाई करना है, कहीं ना कहीं संवैधानिक ढांचा जो होता है ये अब पूरी एक अधिकार क्षेत्र की लड़ाई भी हो चुकी है। अब सुप्रीम कोर्ट के अंदर जाकर के ईडी ने एक संरक्षण मांगा है, उन्होंने एक गुजारिश की है कि भाई राजतंत्र जो है पूरी तरह से विफल हो चुका है, इसीलिए सुप्रीम कोर्ट वो खुद इस मामले में हस्तक्षेप करे ताकि ईडी जो है वो सही तरीके से अपनी जांच कर पाए। अब ये अपने आप में बहुत बड़ा आरोप है, क्योंकि राजतंत्र के विफल होने का मतलब क्या होता है कि राष्ट्रपति शासन का रास्ता साफ होना। तो इस पूरे मुद्दे पर जो विपक्ष के वकील, यानी कि जो ममता सरकार के वकील थे, उनके पास कोई ठोस तर्क नहीं था, क्योंकि ईडी ने यह भी कहा कि यह एक पूरी परंपरा बन चुकी है, पूरी परिपाटी बन चुकी है कि जब भी कुछ भी होता है और केंद्रीय एजेंसियां चाहे ईडी हो चाहे सीबीआई हो, जब भी जांच करने के लिए ममता बनर्जी की के प्रदेश में जाती हैं, पश्चिम बंगाल जाती हैं, तो वहां पे उनके साथ हाथापाई, हिंसा, इस तरह की चीजें होती हैं।
तो इस पर उनके पास कोई जवाब नहीं था। लेकिन उन्होंने ये ज़रूर कहा अभिषेक मनु सिंघवी ने कि जब ये मामला पहले से ही हाईकोर्ट में लंबित है, यानी हाईकोर्ट में भी इस पर ईडी गई थी, तो आखिर अब यहां पर आने की क्या आवश्यकता सुप्रीम कोर्ट में पड़ रही है। लेकिन इस पर जो है सुप्रीम कोर्ट ने इस पर कोई बहुत ध्यान नहीं दिया। उन्होंने कहा कि ये बहुत तकनीकी पहलू है और चूंकि अनुच्छेद 32 का इस्तेमाल करके यहाँ पे पहुंची है, तो पूरी तरह से एक केंद्रीय एजेंसी होने के नाते सुप्रीम कोर्ट को अधिकार है कि वो इस पर सुनवाई कर रहा है। तो कुल मिलाकर के अगर देखा जाए तो इसमें एक ऐसा पॉइंट रहा जिस पर कि अभी ईडी के पास एक रक्षात्मक रवैया ईडी का है, और वो कैसे हुआ ये समझना पड़ेगा। दरअसल जो पंचनामा भरा है इसके बाद ईडी ने उसमें ईडी की तरफ से ये कहा गया है कि शांतिपूर्ण तलाशी रही। अब इस पर जो कपिल सिब्बल वगैरह का ये कहना है कि साहब ये बताइए कि जब आप खुद ही लिख रहे हैं कि शांतिपूर्ण तलाशी रही है, तो फिर आप किस आधार पर ये कह रहे हैं कि वहाँ पे चीज़ों को छीन लिया गया। तो अब यहाँ पर वकीलों की तरफ से ये कहना है कि चूंकि ईडी के अधिकारी बहुत डरे हुए थे, इसलिए उन्होंने इस तरह की यहाँ पर बातें कही हैं। अब कुल मिलाकर ये है कि आखिर जो 3 बड़े बड़े अगर आदेश निर्देश कहें तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या दिए हैं। सबसे पहले तो सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल की सरकार और पश्चिम बंगाल के पुलिस को नोटिस भेजा है कि भाई जवाब दो, ये जो घटना 8 जनवरी को हुई है। दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि जो वहाँ पे पश्चिम बंगाल की पुलिस की तरफ से जो एफआईआर दर्ज कराई गई थी ईडी के अधिकारियों के खिलाफ, उस एफआईआर के पर अभी एक तरह से उस एफआईआर को निष्क्रिय करने का आदेश दिया है कि उस पर अभी कोई एक्शन नहीं लिया जाएगा। तीसरी सबसे बड़ी बात यह है कि जो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से इसमें कहा गई कि जो 8 जनवरी को जो हुआ है वो एक बेहद गंभीर अपराध है और बहुत ही अराजक स्थिति जो है वो पश्चिम बंगाल के अंदर दिख रही है। ये अपने आप में बड़े महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं। 2 सप्ताह का समय दिया गया है पश्चिम बंगाल की सरकार को, पश्चिम बंगाल की पुलिस को सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कि वो अपना पक्ष रखें और इसके बाद फिर इस पर पूरी चर्चा की जाएगी। अब यहाँ पे देखिए कौन कौन से सबसे बड़े सवाल है जिसका जवाब जो है वो अभी तक इसमें विपक्ष के जो मतलब ममता सरकार की जो वकील है वो नहीं दे पा रहे हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि मुख्यमंत्री आखिर वहां पे क्यों पहुंची, जब एक निजी फर्म के विरुद्ध जो है जांच चल रही थी। एक निजी फर्म है आईपीएसी, जब उसके दफ्तर में तलाशी चल रही थी, एक निजी व्यक्ति वहां पे प्रतीक जैन, उनके वहां पे उनसे पूछताछ तलाशी हो रही थी, तो आखिर क्या वजह है कि इस मामले में अचानक सीएम वहां पहुंच गई। ये सबसे बड़ा सवाल है जिसका जवाब अब तक जो है इनके पास नहीं है। दूसरा सबसे बड़ा सवाल यह है कि अगर मान लो कि कोई शिकायत भी थी मुख्यमंत्री को, तो आखिर मुख्यमंत्री को सीधे वहां पर जाने की क्या जरूरत थी। वो अपने प्रतिनिधियों को भेज सकती थी, लेकिन सीधे वहां पर जाने का मकसद क्या था, ये अपने आप में दूसरा बड़ा सवाल जो कि इस मामले में उठ रहा है, जिसका जवाब कुछ नहीं है ममता बनर्जी के वकीलों के पास। तीसरा सबसे बड़ा सवाल यह है कि साक्ष्य जिसको कि ईडी कह रही है कि साक्ष्य है, साक्ष्यों को लेकर चली गई ममता बनर्जी, तो बड़ा ये हो रहा है कि सवाल उठ रहा है कि क्या साक्ष्यों के साथ अगर छेड़छाड़ हो रही होगी तो क्या ये एक बड़ा सवाल ही। इस पर भी अब तक कोई उत्तर जो है वो इनकी सरकार की तरफ से नहीं, मतलब ममता के वकीलों की तरफ से अब तक नहीं दिया गया है। और चौथा बड़ा सवाल ये कि आखिर डीजीपी और एसपी ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को इस तरह से फाइलों को छीनते हुए क्यों जाने दिया, क्यों नहीं रोका। ये कानून अपने हाथ में ममता ले रही थी, तो आखिर ये लोग खामोश क्यों रहे, ये बड़ा सवाल है। तो हमारी नज़र पूरी बनी हुई है इस मामले पर। हम आपसे आगे भी बात करेंगे इस पर। नमस्कार, धन्यवाद।